बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं और हम प्रीवियस लेक्चर्स में ह्यूमन डाइजेशन को पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो है वो पहला पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का उसको स्टडी कर लिया हुआ है, जो कि ओरल कैविटी था। आज हमने स्टडी करना है ईसोफेगस को और फेरिंक्स को और स्वेलविंग के अमल को, कि हम किस तरह खाना निगल रहे होते हैं। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि समटाइम ये होता है कि वीडियो में लेक्चर जो है जब आप देख रहे होते हैं तो आपको लेक्चर जो है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो आप जब वीडियो स्टार्ट करते हैं यूट्यूब पे तो ऊपर एक सेटिंग का बटन होता है, उस सेटिंग के बटन को प्रेस करें और सेटिंग के बटन को प्रेस करने के बाद आपको वहाँ पे जो है ना वीडियो की क्वालिटी का ऑप्शन शो हो रहा होगा और आपने उस वीडियो की क्वालिटी के ऊपर शो जो है ना वो करना है, प्रेस करना है और उसके बाद जो है वो नीचे एडवांस का ऑप्शन आएगा। एडवांस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट जो रिज़ल्ट्स के मेगापिक्सल्स वगैरह के जो है ना वो ऑप्शंस आ रहे होंगे। तो उसमें जो 720 होता है ना, आप उसको सिलेक्ट किया करें, उसमें वीडियो देखा करें ताकि आपको जो है वो वीडियो क्लियरली नज़र आए और जो भी बोर्ड पे लिखा हो वो सब कुछ क्लियरली नज़र आ रहा हो। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि आप समटाइम अगर उस तरह भी आपको क्लियरली नज़र ना आए तो लेक्चर के एंड पे इस बोर्ड की एक पिक्चर लेके, वो भी मैंने लगाई होती है, आप उसको देख के भी लेक्चर जो है वो नोट कर सकते हैं। तो आए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। आज के लेक्चर में हम फेरिंक्स और ईसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। फेरिंक्स क्या चीज़ है, ईसोफेगस क्या चीज़ है, इनका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ये सारी चीज़ें डिटेल से हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। During swallowing, bolus is pushed to the back of mouth by tongue. अब देखें कि लास्ट लेक्चर हमने ख़त्म किया था बोलस पे, कि हर तरह की च्युइंग और मैस्टिकेशन और लुब्रिकेशन और केमिकल डाइजेशन होने के बाद जो हमारा चंक ऑफ फूड था, बाइट ऑफ फूड था, वो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, वो अब स्मॉल, स्लिपरी और स्फेरिकल मैस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है जिसका नाम है बोलस। तो बोलस से ही आगे हम लेके जा रहे हैं। जब बोलस बिल्कुल तैयार हो जाता है तो उसके बाद हमारी ज़ुबान जो है वो उस बोलस को हमारे गले की पिछली जानिब धकेल रही होती है ताकि हम उस बोलस को इनगल्फ कर सकें, स्वेलो कर सकें या निगल सकें। तो ड्यूरिंग स्वेलविंग बोलस इज पुश्ड टू द बैक ऑफ माउथ बाय टंग। स्वेलविंग के दौरान, निगलने के अमल के दौरान क्या होता है कि हमारी ज़ुबान जो है वो उस बोलस को पुश करती है हमारे माउथ के पिछली जानिब। व्हेन टंग पुशेस बोलस, जिस वक़्त टंग, हमारी ज़ुबान जो है वो बोलस को पुश करती है तो उस वक्त क्या होता है, द सॉफ्ट पैलेट ऑल्सो मूव्स अपवर्ड। हमारा जो तालू होता है, सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो भी ऊपर की जानिब उठता है और जब ऊपर की जानिब उठता है तो फेरिंक्स वाला हिस्सा जो है वो ओपन हो जाता है, रियर हो जाता है। When tongue pushes bolus, the soft palate also moves upward and to rear. जैसे ही ये जो टंग है, ज़ुबान जो है वो बोलस को पीछे की जानिब धकेलेगी तो हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है वो भी ऊपर की जानिब उठेगा और खुल जाएगा। इन दिस वे द ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी इज क्लोज्ड। जिस वक्त हमारा ये सॉफ्ट पैलेट ऊपर उठा और खुला तो उससे क्या हुआ कि हमारी जो नेजल कैविटी की ओपनिंग थी वो क्लोज हो गई, वो बंद हो गई। वो इसलिए उसका बंद हो जाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि खुराक का, बोलस का कोई पार्टिकल जो है वो हमारी नेजल कैविटी के अंदर ना चला जाए। उसके बाद फेरिंक्स हैज अडेप्टेशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बोलस पार्टिकल्स इन ट्रेकिया। फेरिंक्स जो है ये एक कॉमन पैसेज है, कॉमन पाथवे है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। यानी ये वो जगह है जहाँ पर खुराक और जो हवा है वो दोनों मौजूद होते हैं,
ठीक है। और इसके बाद आगे जो है वो फ़र्क आना होता है कि फूड जो होती है वो इसोफेगस में चली जाती है और जो हवा होती है उसने ट्रेकिया के अंदर चले जाना होता है। तो हमारी फेरिंग्स के अंदर ये अडेप्टेशन है, ये खूबी है, ये काबिलियत है कि वो फूड पार्टिकल को या बोलस पार्टिकल्स को हमारी सांस की नाली यानी ट्रेकिया के अंदर नहीं जाने देता। तो ये जो ट्रेकिया है ये असल में एक पाइप होता है जो हमारे सांस को, हवा को जो है वो लंग्स तक लेके जा रहा होता है। तो फेरिंग्स के अंदर ये अडेप्टेशन है कि वो खुराक को या फूड पार्टिकल्स को या बोलस पार्टिकल्स को ट्रेकिया के अंदर एंटर नहीं होने देता। लेकिन ये इसको रोकता किस तरह है, यानी फेरिंग्स जो है वो किस तरह रोक रही होती है खुराक को ट्रेकिया के अंदर एंटर होने से। Pharynx has adaptations to prevent the entry of bolus particles in trachea. विंड पाइप जो है वो उसके अंदर इसने फेरेंक्स ने रोकना है खुराक को जाने से। ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जिस वक्त हम निगल रहे होते हैं बोलस को, उस वक्त क्या होता है, लेरेंक्स जो कि ट्रेकिया के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स होता है, एक कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स होता है, द टॉप ऑफ ट्रेकिया मूव्स अपवर्ड, ये भी थोड़ा ऊपर की जानिब उठता है और इसके साथ, इस लेरिंग्स के साथ एक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज मौजूद होता है जिसको एपिग्लोटिस कहा जाता है। तो ये एपिग्लोटिस को फोर्स करता है कि वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर आ जाए। पहले वो इस तरह होता है तो उसको कहता है कि ये इस तरह हो जाए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाए, ताकि जो ट्रेकिया की ओपनिंग है यानी जो ग्लोटिस है उस ग्लोटिस को ये बंद कर दे और उसके ऊपर से खुराक गुजर कर आगे फूड पाइप में चली जाए। यानी पहले जो है वो ट्रेकिया आती है, सांस का पूरा सिस्टम जो है वो मौजूद होता है और उसके बाद जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की ये जो इसोफेगस जो है वो मौजूद होती है। तो जिस वक्त हम खाना निकल रहे होते हैं तो उस वक्त ये खतरा होता है कि फूड पार्टिकल्स या बोलस पार्टिकल्स जो है वो हमारी सांस की नाली के अंदर जा सकते हैं। तो सांस की नाली के अंदर जाने से रोकने के लिए एक तो फेरिंक्स के अंदर भी अडेप्टेशन थी, दूसरा ये था कि लेरिंक्स जो है, जिस वक्त हम खाना निगल रहे होते हैं, उस निवाले को निगल रहे होते हैं, तो उस वक्त लेरिंक्स जो है ये भी ऊपर की जानिब उठती है और इसके ऊपर की जानिब उठने की वजह से एक इसके साथ अटैच होता है एक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज, एक कवर या एक ढक्कन सा मौजूद होता है जिसको एपिग्लोटिस कहा जाता है। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, पहले ये बिल्कुल इस तरह वर्टिकल पोजीशन में होता है और जैसे ही लेरिंक्स ऊपर की जानिब उठती है तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है और इस तरह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आने की वजह से वो जो ओपनिंग होती है ट्रेकिया की यानी ग्लोटिस जो है वो ऊपर से बंद हो जाता है और खुराक उसके ऊपर से गुजर कर जो है वो पहुंच जाती है इसोफेगस के अंदर। During swallowing, larynx, the top of trachea, moves upward and forces the epiglottis, a flap of cartilage, into horizontal position. तो इससे क्या होता है कि जो ग्लोटिस होता है जो कि ओपनिंग है ट्रेकिया की, वो ऊपर से बंद हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि ग्लोटिस, वैसे तो ये आपकी बुक में अलग से कोई डेफिनेशन नहीं बताई हुई ग्लोटिस की, लेकिन ये याद करना और ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है कि ग्लोटिस असल में है क्या। ग्लोटिस जो होती है ये एक नैरो ओपनिंग होती है। ग्लोटिस जो है वो एक तंग सा सुराख होता है और ये मौजूद कहाँ पे होता है, जहाँ पे फेरिंक्स खत्म हो रही होती है वहाँ पर ये मौजूद होता है। फेरिंक्स के बाद स्टार्ट होना होता है लेरिंक्स ने और लेरिंक्स के बाद ट्रेकिया ने। तो ये एक नैरो ओपनिंग है कहाँ पर, जो कि फेरिंक्स के फ्लोर पर मौजूद है, यानी जहाँ पे फेरिंक्स खत्म हो रही है वहाँ पर मौजूद होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो लेरिंक्स है उसकी तरफ ये सुराख जो है वो जा रहा होता है और साथ में ट्रेकिया की तरफ भी ये सुराख जा रहा होता है। तो ये ग्लोटिस की एक नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स विच लीड्स टू लेरिंक्स एंड देन टू ट्रेकिया। तो ये था बच्चों ग्लोटिस, हमने पढ़ा कि ग्लोटिस क्या है, ये एक नैरो ओपनिंग है एट द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स जो कि लेरिंक्स और ट्रेकिया तक जा रही होती है। ग्लोटिस इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स विच लीड्स टू लेरिंक्स देन टू ट्रेकिया। पहले ये लेरिंक्स की तरफ और फिर ट्रेकिया की तरफ जा रही होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, ये भी आपकी बुक में इसकी कोई अलहदा से डेफिनेशन या इसका फंक्शन नहीं बताया हुआ, लेकिन इसका फंक्शन आपको पता होना ज़रूरी है। तो वो है एपिग्लोटिस। एपी का मतलब होता है ऊपर और ग्लोटिस का मतलब है ओपनिंग ऑफ लेरिंक्स एंड ट्रेकिया।
तो ये असल में क्या है, ये हम पीछे भी थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लिया है कि एपिग्लॉटिस असल में एक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज या फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है जिसने कवर किया हुआ होता है, जिसने गार्ड किया हुआ होता है ग्लॉटिस को, यानी ग्लॉटिस के ऊपर ये मौजूद होता है। द ग्लॉटिस इज सराउंडेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यूज। ग्लॉटिस जो है वो एक फ्लैप ऑफ टिश्यूज से घिरा हुआ होता है। इस फ्लैप ऑफ टिश्यूज या कार्टिलेज से घिरा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस इज सराउंडेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यूज और कार्टिलेज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। इसके बाद इसका फंक्शन क्या है, एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है? एपिग्लॉटिस जो है ये प्रिवेंट करता है, ये रोकता है एंट्री ऑफ बोलस पार्टिकल को लेरिंक्स में और ट्रेकिया में। यानी ये मैंने पहले बताया आपको कि ये जो होता है एपिग्लॉटिस होता है, पहले ये वर्टिकल पोजीशन में होता है और जिस वक्त लेरिंक्स ऊपर की जानिब उठती है खाना निगलते हुए तो उस वक्त लेरिंक्स इसको फोर्स कर देती है कि वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर आ जाए, और इस तरह हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर आने की वजह से वो खुराक इसके ऊपर से गुजर जाती है। और असल में ये जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आता है तो ये नीचे जो है वो ओपनिंग होती है उसकी, ये ग्लॉटिस की ओपनिंग मौजूद होती है, तो ये उसको कवर कर लेता है और खुराक इसके ऊपर से गुजरकर आगे ईसोफेगस के अंदर पहुंच जाती है। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ बोलस। एपिग्लॉटिस जो है ये रोकता है बोलस की एंट्री को इनटू लेरिंक्स एंड ट्रेकिया, लेरिंक्स और ट्रेकिया में। क्योंकि अगर देखें, आपने एक हदीस के बारे में सुना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाना खाते हुए बातें नहीं करो। अब खाना खाते हुए अगर हम बातें करेंगे तो क्या मसला होगा? खाना खाते हुए जब हम बातें कर रहे होते हैं तो उससे मसला ये होता है कि ये हमारा जो एपिग्लॉटिस है ये ग्लॉटिस को सही तरह से कवर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये खदशा होता है कि हमारा कोई फूड पार्टिकल, कोई बोलस पार्टिकल जो है वो हमारी सांस के अंदर, नाली के अंदर जा सकता है। और जैसे ही वो सांस की नाली के अंदर जाता है तो उसी वक्त हमें खांसी शुरू हो जाती है और खांसी की वजह से समटाइम वो जो होता है पार्टिकल जो हमारी सांस की नाली के अंदर गया हुआ होता है वो हमारी नोज के ज़रिए से भी बाहर आ सकता है। तो इसलिए ये हमें खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, खामोशी से खाना खाना चाहिए ताकि बोलस पार्टिकल्स के हमारी ट्रेकिया के अंदर जाने का कोई खदशा पैदा ही ना हो। ये हो गया एपिग्लॉटिस। उसके बाद है जिस वक्त स्वेलविंग का एक्शन यानी स्वेलविंग का अमल, खाना निगलने का अमल शुरू होता है तो उस वक्त तो ये वॉलंटरी होता है, यानी हमारे इख्तियार में होता है कि हम उसको खाने को निगलें या ना निगलें। बट वंस फूड रीचेज द बैक ऑफ माउथ, लेकिन एक बार जब खुराक जो है वो हमारे माउथ के पिछले हिस्से यानी हमारी फेरिंक्स तक पहुंच जाए, हमारे गले तक पहुंच जाए, तो फिर ये स्वेलविंग का एक्शन जो होता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक का मतलब है कि फिर ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, उसके बाद खाने ने नीचे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही जाना है। तो शुरू में जब हम खाना अभी मुंह में चबा रहे होते हैं तो उस वक्त हमारी मर्जी है कि हम उस खाने को निगलें या ना निगलें, लेकिन जैसे ही वो हमारे यहाँ पर गले में पहुंचेगा तो उसके बाद हमारा इख्तियार, हमारी मर्जी जो है वो उस निवाले के ऊपर से खत्म हो जाएगी और उसके बाद खाना जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी ईसोफेगस में से गुजरते हुए हमारे स्टमक में पहुंच जाएगा, उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होगा। आफ्टर बीइंग स्वेलोड, जब हमारे फेरिंक्स से ये फूड जो है वो स्वेलो हो जाती है, ये फूड जो होती है ये निगली जाती है, तो उस वक्त ये फूड जो है वो एक पाइप के अंदर पहुंचती है, एक ट्यूब के अंदर पहुंचती है। उस ट्यूब को कहते हैं ईसोफेगस। हम बार बार जिक्र करते आ रहे हैं कि ईसोफेगस जो है ये फूड पाइप भी कहलाता है या फूड ट्यूब भी कहलाती है। तो जिस वक्त खाना निगला जाना है तो फेरिंक्स से जब गुजर जाना है खाने ने तो उसके बाद उसने एक ट्यूब में पहुंचना है जिसको ईसोफेगस कहते हैं। और ईसोफेगस वो ट्यूब है जो खुराक को, जो बोलस को हमारे फेरिंक्स से लेकर हमारे स्टमक तक पहुंचा रही होती है। यानी ये दरमियान में एक लिंक है, एक ब्रिज है जो खाने को गले से हमारे स्टमक तक यानी मैदे तक पहुंचाती है। इसके बाद है इन एन अडल्ट ह्यूमन ईसोफेगस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये साइड पे एक बॉक्स दिया हुआ है कि जो ये ईसोफेगस की लंबाई होती है वो कितनी है। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर ये 25 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है औसतन। अच्छा, इसके बाद है कि नाइदर
pharynx nor esophagus contributes to digestion and the previous digestive actions of saliva continues। अब देखें फेरेंक्स और इसोफेगस इन दोनों का हमारे डाइजेशन के अंदर किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं है, ना इनके अंदर कोई एंजाइम रिलीज हो रहा होता है, ना कोई हार्मोन रिलीज हो रहा होता है, किसी किस्म की कोई सेक्रीशन यहाँ पे रिलीज नहीं हो रही होती। इसलिए फेरेंक्स और इसोफेगस हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में कोई हिस्सा नहीं डालते, इन दोनों के अंदर किसी किस्म की कोई डाइजेशन नहीं होती। ये सिर्फ एक रास्ता होते हैं जहाँ से खुराक ने गुजर कर आगे स्टमक के अंदर पहुँचना होता है, इसके अलावा इनका कोई फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ना तो फेरेंक्स और ना ही इसोफेगस ये डाइजेशन के प्रोसेस में कोई हिस्सा नहीं डालते, और वो जो प्रीवियस डाइजेस्टिव एक्शन था जो पीछे हमारी ओरल कैविटी के अंदर तो हमने कल पढ़ा कि स्लाइवरी अमाइलेज जो होता है वो इसको स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट्स को पार्शली डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, वो अमल अभी तक जारी होगा। उसके अलावा और किसी चीज़ की कोई डाइजेशन यहाँ पे नहीं होगी। ये तो हो गया हमारा इसोफेगस का। इसके बाद लास्ट पे जो आपकी बुक में कंटेंट बताया गया है वो है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या चीज है? पेरिस्टाल्सिस इज डिफाइंड एज द वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वॉल। आपको पता है हमने 4th चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हमारा ये जो एलिमेंट्री कैनाल का पूरा हिस्सा है ये स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ होता है, और स्मूथ मसल जो है वो मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स को अलाउ करते हैं। तो हमारी ये जो एलिमेंट्री कैनाल है पूरी फ्रॉम माउथ टू एनस, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती हैं, और इन स्मूथ मसल्स के अंदर गाहे बगाहे जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती रहती हैं, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से फूड जो है वो हमारे इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर या पूरी गट के अंदर ट्रैवल कर रही होती है, फ्लो कर रही होती है। तो पेरिस्टाल्सिस की तारीफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बोर्ड के पेपर्स के हवाले से। पेरिस्टाल्सिस जो है ये इसकी हम तारीफ कैसे कर सकते हैं कि ये असल में लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की हमारी एलिमेंट्री कैनाल के स्मूथ मसल्स के अंदर। हमारी एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स कभी इस तरह करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कभी रिलैक्स कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, और पेरिस्टाल्सिस ही वो मूवमेंट है, वो वेव्स हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो हमारे माउथ से एनस तक यानी ओरल कैविटी से लेके जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है रेक्टम, वहां तक को खुराक की, बोलस की, फूड की मूवमेंट करवाते हैं। ये अगर पेरिस्टाल्सिस हमारे अंदर ना हो रही हो तो उससे जो है वो हमारी जो होगी ये मूवमेंट ऑफ फूड जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगी। अच्छा, एक और बात भी है कि पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की है कि ये अगेंस्ट ग्रेविटी भी काम कर सकती है। अगर हम बैठ के या खड़े होके खाना खा रहे हैं तो तब तो जारी बात है हम ये बात कर देंगे जी ग्रेविटी थी तो इसलिए खुराक नीचे गई, नहीं। लेकिन अगर आप उल्टे हो जाएं, सर नीचे कर लें, टांगे ऊपर कर लें, फिर भी अगर आप खाना निकलेंगे तो ये इतनी पावरफुल वेव्स हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, ये खुराक को आपके मैदे तक ले ही जाएंगे या उसके अलावा आपके रेक्टम तक चीज़ें चली ही जाएंगी। ये नहीं होगा कि यहाँ पे अगर आप अगेंस्ट ग्रेविटी हो गए हैं तो खुराक जो है ना वो निकली ही ना जाए और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मूव ही ना कर सके। और ये जो पेरिस्टाल्सिस की डायग्रामेटिक डिपिक्शन है वो आपको साइड पे जो है वो दिखाई जा रही है। तो इसको अगर आप देखें तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह जो है वो डायग्राम में जो है वो एक जगह से एलिमेंट्री कैनाल जो है वो खुली हुई है, यानी वहाँ से उसके मसल्स जो हैं वो हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, और जहाँ पर बोलस मौजूद है वहाँ पे वो पिंच हो गई है, दब गई है। तो असल में क्या होता है कि जिस जगह पे बोलस जाता है वहाँ से जो इसके मसल्स होते हैं वो इस तरह करके दब रहे होते हैं, जिससे बोलस जो है वो आगे ट्रैवल कर जाता है, फिर आगे दब रहे होते हैं, फिर आगे ट्रैवल कर जाता है। यानी एक जगह पे रिलैक्स हो रहे हैं, एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह की मूवमेंट ये चल रही होती है। इसके बाद एक पेरिस्टाल्सिस के उल्ट भी एक मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, उसको एंटी पेरिस्टाल्सिस का नाम देते हैं। एंटी पेरिस्टाल्सिस क्या होती है? ये कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं एलिमेंट्री कैनाल की
कैनाल की वॉल की, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की वॉल्स की या गट की वॉल्स की, जो क्या करती हैं, जो फूड कंटेंट को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाती हैं। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि पेरिस्टाल्सिस, नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस के उल्ट मूवमेंट यहाँ पे हो रही होती है और खुराक जो है वो हमारी बॉडी से बाहर जो है वो निकल जाती है। इसको हम वॉमिटिंग भी कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वॉमिटिंग, यानी उल्टी आना, कै आना। Also called vomiting. Contractions of alimentary canal walls that forces the contents of food in the opposite direction, यानी reverse of normal peristalsis through the gastrointestinal tract, यानी through the alimentary canal। यानी अगर खुदा ना खास्ता क्या हो कि आपकी खुराक के अंदर किसी किस्म का कोई टॉक्सिक मटेरियल हो या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, तो उस वक्त क्या होता है कि खुराक जो है वो अंदर नहीं रहती, हमारा जिस्म उस खुराक को एक्सेप्ट नहीं करता, तो जिससे क्या होता है कि पेरिस्टाल्सिस के अपोजिट एक फोर्स जो है वो लगती है जिसको एंटी पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो वो सारी खुराक को यहाँ से बाहर आपको कै की शक्ल में, वॉमिट की शक्ल में जो है वो बाहर निकाल देता है। इसको कहते हैं एंटी पेरिस्टाल्सिस। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने फेरिंक्स और इसोफेगस को पढ़ा, हमने स्वेलविंग के प्रोसेस को पढ़ा। हमने कहा कि बोलस जो है वो ज़ुबान के ज़रिए से हमारी जो है गले की पिछली जानिब, मुंह के पिछली जानिब धकेला जाता है और हमारी जो टंग होती है वो जब बोलस को पीछे की जानिब पुश कर रही होती है तो उस वक्त हमारा सॉफ्ट पैलेट ऊपर की जानिब उठ जाता है और इस तरह सॉफ्ट पैलेट ऊपर की जानिब उठने की वजह से वो खुल भी जाता है और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी नेज़ल कैविटी जो है वो क्लोज हो जाती है। जब खाना जो है वो स्वेलो किया जाता है तो बोलस फेरिंक्स से गुजरकर उसने इसोफेगस के अंदर एंटर होना होता है और फेरिंक्स के अंदर ये अडेप्टेशन होती है कि वो बोलस पार्टिकल्स को ट्रेकिया के अंदर एंटर ना होने दे और स्वेलविंग के प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि लेरिंक्स भी ऊपर की जानिब उठती है और ये वर्टिकल एपिग्लॉटिस को हॉरिजॉन्टल एपिग्लॉटिस में जाने पर मजबूर कर देती है और ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, जो ट्रेकिया की ओपनिंग होती है यानी ग्लॉटिस, उसको बंद कर देती है। ग्लॉटिस क्या चीज़ है? ग्लॉटिस जो है ये एक नैरो सी, तंग सी ओपनिंग होती है जो कि फेरिंक्स के, जहाँ पे फेरिंक्स खत्म हो रही होती है वहाँ पे होती है और ये ओपनिंग बाद में आगे लेरिंक्स और फिर ट्रेकिया के अंदर जाती है। फिर उसके बाद हमने एपिग्लॉटिस को पढ़ा। एपिग्लॉटिस जो है ये एक फ्लैप होता है कार्टिलेज का या टिश्यूज़ का जिसने ग्लॉटिस को सराउंड किया हुआ होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि इसने फूड पार्टिकल्स को एंटर नहीं होने देना ट्रेकिया और लेरिंक्स के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि जो स्वेलविंग का एक्शन है वो जब हम स्टार्ट करते हैं, स्वेलविंग खाना खा रहे होते हैं तो उस वक्त वो वॉलंटरी होता है, हमारी मर्जी होती है कि हम निकलें या ना निकलें। लेकिन एक बार अगर वो हमारे बैक ऑफ माउथ में यानी फेरिंक्स वाले हिस्से में चला गया तो उसके बाद स्वेलविंग का अमल जो है वो हमारे इख्तियार में नहीं रहता। उसके बाद जब खाना निकला जाता है तो खाना पहुंच जाता है एक ट्यूब के अंदर, उस ट्यूब का नाम होता है इसोफेगस और ये इसोफेगस जो है वो हमारे फेरिंक्स को स्टमक के साथ कनेक्ट कर रही होती है। एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर इसोफेगस की जो लंबाई है वो तकरीबन 25 सेंटीमीटर होती है लंबी और फेरिंक्स और इसोफेगस जो है इनका डाइजेशन के प्रोसेस में कोई अमल दखल नहीं है, ये सिर्फ एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं जिसके ज़रिए से खुराक गुजर कर आगे स्टमक में पहुँचनी होती है। और इसके अलावा जो पिछला प्रीवियस डाइजेस्टिव एक्शन था जो हमारी ओरल कैविटी में स्टार्ट हुआ था वो अभी भी कंटिन्यू रहता है। उसके बाद हमने लास्ट में पेरिस्टाल्सिस पढ़ा कि पेरिस्टाल्सिस जो है वो वेव्स होती हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस की हमारी एलिमेंट्री कैनाल वॉल में जो हमारी खुराक को ओरल कैविटी से लेकर रेक्टम तक पहुंचा रही होती हैं। उसके बाद एंटी पेरिस्टाल्सिस है जिसको हम वॉमिटिंग भी कहते हैं। ये पेरिस्टाल्सिस के उल्ट मूवमेंट्स होती हैं जो खुराक को, जब हमारी बॉडी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खुराक को रिजेक्ट करता है तो उसको जो है वो एक वॉमिट की शक्ल में उल्टी डायरेक्शन, पेरिस्टाल्सिस की उल्ट डायरेक्शन में खुराक को मूव करवा के हमें वॉमिट या क्या करवा देता है। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर।